ओके। वैसे खैर ये बात है अंबानी परिवार के अंदर कि अभी मतलब ग्रास रूट से जुड़े रहना, मतलब और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी खुद जामनगर होके आया हूँ, ऐसा कुछ ये मतलब हम तो खैर सुनते हैं, मैंने तो खैर खुद ऑब्जर्व किया था और मतलब ये चीज़ें दिख जाती हैं आपको। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इस फैमिली से मिलेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब इंडिया की सबसे रिच फैमिली होने के बावजूद कितने ग्राउंडेड और हम्बल हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब हल्का सा कुछ किया नहीं लाइफ में और एरोगेंस इतनी आ जाती है जैसे पता नहीं कहाँ के वो 30 मार खां बन गए। लेकिन खैर अनंत और राधिका को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी शादी के लिए। अच्छा, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए क्यों? क्यों? आज डेट क्या है? हाँ, 29 फेब। एक्स्ट्रा दिन लग गया है। हाँ वो तो लग गया, लेकिन उसमें भी एक खास चीज़ है। हाँ, थर्सडे 29 फेब, मतलब एक तो 29 फेब है और दूसरा थर्सडे। ये मतलब बहुत रेयर होता है कि एक्सपायरी हो रही हो 29 फरवरी को। अगली बार कब होगी, गेस करिए। अगले साल 4 साल बाद तो शायद नहीं ना नहीं, आए। बता रहा हूँ ना, अगले साल फ्राइडे पड़ेगा, फिर सैटरडे अगले साल तो 29 आएगा ही कहाँ, 4 साल बाद तो 29 आए। 28, हाँ 28 साल बाद, 7 का मल्टीपल लगा दीजिए सीधा, 28 साल बाद। 28 साल तो बाद 2052 में होगी अब अगली एक्सपायरी। ओह माय गॉड। अब पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे उस समय तक, ठीक है ना? क्योंकि आजकल तो हमारे लाइफ टाइम में तो ये शायद मतलब आखिरी बार पहला या आखिरी, मतलब पहला हो आखिरी, सकता है, हो सकता है। तो खैर मतलब वैसे 2052 तक भी मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं 2052 तक हेल्दी रहा और 2052 उससे पहले चला गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। बस हेल्दी रहना चाहिए, ये मेन चीज़ ये है। तो खैर एनीवे, बात ये है कि ये काफ़ी यूनिक आज का दिन है और होपफुली कुछ आज इंटरेस्टिंग हो मार्केट में। लेकिन मार्केट पर हम आएंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी सी शो की शुरुआत करूंगा एक जो सबसे बड़ी डील हुई है उसके साथ था, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ डील हुई है तो ऑब्वियसली उसका जिक्र करना ज़रूरी है। रिलायंस और डिज्नी का एक स्ट्रैटेजिक मर्जर, मतलब मीडिया ऑपरेशंस जो है उनको मर्ज करने की तैयारी हो रही है। उसमें जेवी में रिलायंस इन्वेस्ट करेगा 11,500 करोड़। और कल जो हम एक डिस्कस कर रहे थे, ये जो जेवी है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि इसमें करीब करीब 63-64% रिलायंस ग्रुप के पास होगा और 36% डिज्नी के पास होगा। जब पहले अटकलें लग रही थी तब 51-49 की बात हो रही थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने कल भी डिस्कस की थी कि जो स्टार का पीक वैल्यूएशन था उसके मुकाबले कहीं सस्ते ये डील हो रही है। तो ये आपको दो चीज़ें बता रही है, एक तो ये बता रही है कि मुकेश अंबानी की नेगोशिएशन स्किल्स, और दूसरा ये आपको बता रही है कि मीडिया बिजनेस में इस समय एक बैटल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि जब तक अगर कंसोलिडेशन नहीं होगा तो फिर सीन बहुत बुरा होने वाला है कई कंपनियों के साथ। तो आपको करना ही पड़ेगा कंसोलिडेशन, कोई ऑप्शन है नहीं ये यहाँ पर। तो ये मेक और ब्रेक की एक स्थिति आ गई है मीडिया में, और हम तो खैर सब मीडिया का हिस्सा हैं तो हम तो ये देख भी रहे हैं वैसे कि मतलब कैसे पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में। ओटीटी की एंट्री के बाद से पूरा का पूरा जो एक क्या कहते हैं उसको, एक पावर जो है ना वो बेसिकली इसमें आ गई है। और सब कुछ जो एक रिटेल, एक इंडिविजुअल जो है वो सब कुछ बस आप इसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, मोबाइल के थ्रू। बाकी तो खैर हर कोई मतलब ऑब्वियसली कनेक्टेड टीवी वगैरह ये सब है, तो लेकिन मेन चीज़ ये है कि सब डिजिटल हो गया है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और डिज्नी का जेवी का ये कंटेंट प्लस वायोकॉम का कंटेंट प्लस जियो सिनेमा और वो आईपीएल, तो एक मेरे ख्याल से एक बहमत बनने की तैयारी है, एक बुके बनने की तैयारी है। और ट्रांजैक्शन की वैल्यू 70,000 करोड़ के करीब होगी। नीता अंबानी जी चेयरपर्सन होंगी, उदय शंकर जी वाइस चेयरमैन होंगे। और एक मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट जो हमने हेडलाइन पे भी दिखाया था, एक बार उसको वापस दिखा देते हैं। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुकेश अंबानी जी ने बोली कि ऑडियंस को हम किफ़ायती दर पर कंटेंट मुहैया कराएंगे। ये एक चीज़ है, ये मुकेश अंबानी जी का एक शुरू से हो रहा है। वो मतलब ये एक्चुअली धीरू भाई का एक सपना था कि हर इंडियन के हाथ में मोबाइल होना चाहिए, जिसको बाद में मुकेश अंबानी ने पूरा किया। और अब वो चाहते हैं, जैसे आईपीएल इन्होंने फ्री में दिखाया था, पहले आपको पैसा देना पड़ता था आईपीएल देखने के लिए, इन्होंने फ्री में दिखाया था। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये कब तक फ्री रहेगा और जब आगे रेट्स होंगे तो वो किस लेवल के रेट्स होंगे। अभी भी देखिए मोबाइल के रेट्स जो हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल है, हम दे सकते हैं वो रेट्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डील है। और मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था
बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने एक जेफरीज की चुनी है, वैसे तो बहुत सारी आई हैं, हम कुछ देर में शायद बाकी सारी भी डिस्कस कर लेंगे। मॉर्गन स्टैनली, कोटक, बोफा, सब ने लिखा है। जो जेफरीज लिख रहा है कि एडवर्टाइजिंग मार्केट में 40% का शेयर होगा जेवी का, 40%। और इनसे ऑब्वियसली कंपटीशन कम होगा, एक ऑब्वियस स्टेट अब एक बड़ा कंपटीशन हट गया। जब कंपटीशन हटता है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी माइलेज ज़्यादा मिलती है उस इंडस्ट्री में। और वैल्यूएशन जो है, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, वैल्यूएशन काफ़ी कम है। मुझे लग रहा है आज स्टेट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। इन्होंने 40 रुपये जोड़े हैं एसओटी पे में, जेफरीज ने रिलायंस के एसओटी पे में 40 रुपये जोड़े हैं। और मेरे ख्याल से आज एक्सपायरी का दिन भी है, तो अगर ये जो आज गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है ना, ये मुझे लग रहा है रिलायंस की वजह से दिख रहा है, क्योंकि आज शायद रिलायंस में हल्का सा गैप अप हो 30-40 रुपये का, वो शायद मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लेकिन रिलायंस वो कंपनी है जो इस चैनल को ओन करती है, तो ये एक स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, इसके लिए उसको डिस्कस करना जरूरी था। बिल्कुल ठीक। अप फ्रंट डिस्कस्ड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कल शाम को रिपोर्ट हुआ, डिज्नी, RIL, वाईकॉम 18, जेवी के और डिटेल में कॉन्टोर्स वगैरह और जो ब्रोकरेजेस बाकी की हैं सब पे आएंगे, आगे डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन अब पहले मैक्रोस पे वापस फोकस। जो आज एक्सपायरी के दिन के संकेत आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, वो हैं बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के। इनफैक्ट फिर से पस्त पड़ना शुरू हो गया है गिफ्ट निफ्टी कल ही की तरह। आज सुबह फिर 7 बजे वही 40-45 पॉइंट ऊपर था कल की तरह। और हम 8 बजे जब तक आए थे सारे गेन्स खत्म हो रहे थे, वही स्क्रीन पे इस समय भी हो रहा है। जहां कल क्लोज हुए थे पेन के साथ, उसी जोन्स के आसपास गिफ्ट निफ्टी कह रहा है शुरुआत होगी। जैसे ग्लोबली भी सिमिलर वही कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग है। कंसोलिडेशन तो फीलिंग कल भी थी, हम गड़बड़ा गए मामले में, लेकिन आज भी आपकी स्क्रीन पे थोड़ा बहुत एशिया दरअसल लोअर लेवल से सुधरा है। हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत है, मिला जुला एशिया का रुझान और मिला जुला हैंडओवर यूएस से। यूएस में कोई डाउ फ्लैट मिला था, तो नैस्डैक आधे % के दबाव के साथ कल कामकाज कर रहा था। आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं, तो दायरे में सिमटे हुए इस समय ग्लोबली मार्केट्स। पर दरअसल मूड मॉल है कैसा? कल वो जीडीपी के, कोई वो क्वार्टरली पीसीई के, एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस, बहुत कुछ था जो शायद फोकस में रहना था। उसमें से जो इंपॉर्टेंट था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यूज हैं और अदरवाइज भी क्या क्या संकेत है, उस पर पहले समझ लिया जाए, बातचीत कर लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप यूएस मार्केट को ही स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो संकेत न्यूट्रल से हैं, कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव मार्केट में नहीं हुआ है। इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हुए, कल थोड़ा सा नॉर्मल नीचे गिरे, 8 पॉइंट S&P नीचे गया है। फेड के 3 ऑफिशियल्स की कमेंट्री थी और तीनों ने कहा कि रेट कट की कोई जल्दी नहीं है, जब तक 2% के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनेगा तब तक शायद ना करें। इसके बावजूद मार्केट ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया कि एकदम से गिर गया हो कि उसको लगे कि अब तो रेट कट पता नहीं कब होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। कल वहाँ जीडीपी का नंबर आया था, सेकेंड एस्टिमेट था, तीसरा एस्टिमेट फाइनल होता जो भी आ जाए कुछ दिन में। 2.5% की एनुअलाइज ग्रोथ आ रही जीडीपी की। आप सोचिए कि कहाँ सॉफ्ट लैंडिंग, रिसेशन की बातें लोग कर रहे थे, वो 2.5% की ग्रोथ आ रही है। और थर्ड क्वार्टर में भी 3.2% की ग्रोथ देखने को मिली। तो इकॉनमी अगर इतनी तेज है तो फिर मार्केट को उतनी चिंता नहीं है। हाँ, रेट कट सबकी इच्छा है कि उम्मीद है, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि बार बार फेड के लोग ये बात बोल रहे हैं। इसलिए यूएस के मार्केट को आपको उसी नज़रिए से देखना चाहिए। इंडियन मार्केट से बिल्कुल कनेक्ट करके मत देखिए, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बिकवाली वहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। जबकि मैंने कल आपको ये बताया था कि बहुत सारे हेज फंड वहाँ पे शॉर्ट बना के बैठे हैं टेक कंपनीज में, लेकिन फिर भी नैस्डैक में बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि ETF की ज़बरदस्त बाइंग है। दूसरा, हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि क्रूड थोड़ा सा नरम पड़ा है, थोड़ा सा, क्योंकि यूएस के इन्वेंट्री डेटा बढ़ के आया है। लेकिन ये बहुत सीरियस इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा हर हफ्ते आता रहता है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज अगर आप यूएस और क्रूड देख रहे हैं तो आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके चलिए। इंडियन मार्केट अपने शायद बोझ की वजह से नरम पड़ रहा है। हाँ, अपने इश्यूज हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कल हो भी रही थी। अदरवाइज ग्लोब से कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोब कंसोलिडेट ही कर रहा है लार्जली। आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन वैसे ही है, एक्सपायरी मंथली है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग शेड्यूल्ड है और शाम को हमारे खुद के जीडीपी नंबर्स भी आने हैं, जिसपे हम कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अब पहले ट्रेड सेटअप, कल का वो दिक्कत भरा सेशन वापस स्क्रीन पर आ जाएगा। ऐसे ही ग्लोबल क्यूज थे कल सुबह, ऐसे ही कंसोलिडेशन का मूड था। हमने लार्जली शुरुआत भी ऐसे ही करी थी, एकदम फ्लैट लाइन के आसपास ट्रेड, उसके बाद सारा मूड बिगड़ता ही चला गया और दिन के लोज पे दबाव के साथ भारतीय बाजार बंद हुए, खासे दबाव के साथ। ऐसे में सेटअप कैसा है?
समीकरण बैठ कैसे ना, पहले ये समझ लिया जाए कैसा लग रहा है। ग्लोबल क्यूज तो ठीक है, सेटअप कैसा बैठा है? सेटअप अच्छा है, मतलब सेटअप से आप पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं ओके। आज। हाँ। और हो सकता है एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए, और मैं आऊँगा एग्जैक्टली उस रीज़न पर। पहले तो कल डीआईएस ने माल खरीदा है, अच्छा 1827 करोड़ का माल खरीदा है, और एफआईएस ने बेचा है 1879 करोड़ का। नॉर्मली ऐसे मार्केट चलता है, कल नहीं चला, खैर कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए, बीच बीच में ना करेक्शन आनी भी चाहिए मार्केट में। एकदम अगर एक वन वे रैली होगी ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं सेटअप पे आऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा। एक ना मुझे किसी ने ट्वीट पे टैग करके कहा कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर ये पिछले हफ्ते बोली थी मैंने कि अगर ट्रेडर इस मार्केट में पैसा नहीं बना पाया तो वो मतलब ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। वो किसी को बुरी लग गई कि पहले ही ट्रेडिंग का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है और मैं बाकी पोटेंशियल ट्रेडर को वो रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा डीमोटिवेट कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, एक सच का सामना ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर वो जो पिछले हफ्ते तक की मार्केट थी उसमें अगर आप पैसा नहीं बना पाए तो फिर आप वो 90% में ही रहने वाले हैं। तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, फिर कुछ और करिए आप प्लीज़। पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। उसके बाद आपको पैसा बनाना मार्केट में, आप म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। लेकिन अगर आप पिछले हफ्ते तक की ट्रेंडिंग मार्केट में अगर पैसा नहीं बना पाए, जहाँ पर कहीं भी लो आप पैसा बन रहा है, तो उस केस में ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इस मार्केट में अगर आपने फॉर एग्जांपल पैसा लूज किया है तो दिक्कत की बात नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब वो तो इस मार्केट में तो अच्छे से अच्छा ट्रेडर पैसा लूज कर रहा है। इस मार्केट में तो अगर आपने पैसा बना लिया तो आप बाकी सब छोड़ के ट्रेडिंग कर लो। तो ये क्या होता है ना, बहुत सेलेक्टिवली लोग कुछ स्टेटमेंट पिक कर लेते हैं, सिर्फ वो एक लाइन पिक कर ली सिर्फ कि बोल दिया कि फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ये गलत है। मैं मतलब काफ़ी मैं जानबूझ के उसको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो पंडोरास बॉक्स ओपन हो जाता है इसके लिए। लेकिन क्या होता है, एक और चीज़ समझिए, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट सब आपके हाथ में। हम सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं, हम एक बता सकते हैं कि मार्केट कैसा लग रहा है। उसमें भी कई बार हम जैसे कल एकदम गलत पड़े, वो भी होता है ऑब्वियसली। कोशिश होती है, पूरी की पूरी कोशिश होती है कि अपने जो डिलीजेंस के साथ एक आपको एक व्यू दिया जाए। कई बार वो व्यू चलता है, कुछ बार वो व्यू नहीं चलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको किसी कोई स्पून फीड भी कर देगा ना, उसके बाद भी जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना किसी काम को, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए प्लीज़, मैं जो मैंने बात कही थी वो सिर्फ इसलिए कही थी, और मैं उस पर अभी भी अड़े हूँ कि अगर वैसी ट्रेंडिंग मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाए तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे मैं मतलब ज़्यादा वो उसमें कहूँगा नहीं। खैर, अब सेटअप पे आते हैं। बाकी का जो मामला है, एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में 240 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 630 करोड़ की सेलिंग है। और जहाँ तक बैन का मामला है, बैन में से भी काफ़ी स्टॉक्स बाहर आ गए, ABFRL, कैन बैंक और जी, और अब सिर्फ 2 स्टॉक्स रह गए, इंडस टावर और सेल। इंडिया वेक्स ऑलमोस्ट पीकिंग आउट जोन में आ गया, 4% ऊपर था कल इंडिया वेक्स, 16.33 पर आया, और पुट कॉल रेशो देखिए एकदम बॉटमिंग आउट जोन पर आ गया, 0.66 वर्सेस 1। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आज मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, एक्सपायरी डे है। हल्का सा भी मार्केट को कोई सपोर्ट मिल गया कहीं से तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कल का निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट में दिक्कत के पॉकेट्स हैं। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन फेज में निफ्टी नहीं गिरता है, मिड कैप्स गिरते हैं, लेकिन कल निफ्टी भी गिर गया। कल रिलायंस ने बहुत प्रेशर डाला था 40 पॉइंट का, बाकी कुछ बैंकों ने भी, ICICI बैंक वगैरह ने। मुझे लग रहा है कि आज शायद थोड़ा उसमें से कुछ स्टॉक्स में रिवर्सल आएगा। लेकिन सेटअप को मैं आज थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ओवरसोल्ड है मार्केट। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड बाजार, सेटअप उस लिहाज से पॉजिटिव। थोड़ा सा कोई तूल दे दे पॉकेट तो समीकरण बदलते हुए, बेहतर होते हुए शायद नजर आ सकते हैं। पर आपने अपफ्रंट एक चीज मेंशन करी थी, कल का दिक्कत भरा सेशन को थोड़ा सा हल्के में लेने का नहीं, और आज खड़ी है मंथली एक्सपायरी सामने। ऐसे में अब निफ्टी का अप्रोच क्या, क्योंकि हम वो बहुत इंपॉर्टेंट पुट राइटर्स का जोन था वो तोड़ दिया, इंपॉर्टेंट एवरेजेस जो चर्चा कर रहे थे उन्हीं को टेस्ट करने के लिए बाजार पहुंच गया था। तो अब समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे कई लोगों ने पूछा कि 1996 29 फेब था, उस पर मार्केट क्या था, वो क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि तब तक डेरिवेटिव्स नहीं आए थे इंडियन मार्केट में। F&O 2001 में शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, तो इसके लिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया कि 28 साल पहले क्या हुआ था। खैर एनीवे, निफ्टी पर आते हैं। अब एक्सपायरी है आज, कल ट्रेंडिंग डे था। ये एक होप ये रहेगी कि जो होना था कल ही हो गया, क्योंकि वेडनेसडे को हमने कई बार डिस्कस किया कि मार्केट में ट्रेंडिंग दिन जो होते हैं वो वेडनेसडे को ही आ जाते हैं। और
निफ्टी अब खुलने की तैयारी कर रहा है 21,967 के ऊपर, जो है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे लिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट यही होगी कि हम उसके ऊपर टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं 21,967 के ऊपर। अच्छा, कई बार मार्केट में ये भी होता है, हो सकता है मार्केट आज ऊपर खुले, फिर नीचे आए, कल का लो तोड़ दे और सबको शॉर्ट करा दे और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग करा दे। ये भी मार्केट में एक पॉसिबिलिटी है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस है 22,057 पर, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 22,000 पर है उसके हिसाब से, और उसके बाद आपकी 22,229 कल का हाई। तो ये एक आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया। आप सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है 21,870, थोड़ा नीचे है लेकिन वहाँ तक अब मार्केट में एक बार पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो हुई है उसके हिसाब से 22,000 के पुट राइटर के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,760 चार्ट के हिसाब से। आज मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कोई स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं आज स्क्रीन देखूंगा और स्क्रीन देखकर ही हम एक व्यू लेंगे, क्योंकि आज प्री मेडिटेटेड ट्रेड ना लें। कल एक गलती हो गई प्री मेडिटेटेड ट्रेड लेने की, तो आज वो ना लें। आज थोड़ा मार्केट को देख लें, स्क्रीन देख लें और उसके बाद ही एक्ट करें। बिल्कुल ठीक। तो एक बार स्क्रीन को वॉच आउट करने की जरूरत। देखते हैं आज किस तरह के रुझान बैठ रहे हैं। हमने सेटअप ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है, देखते हैं आज कोई ट्रिगर पॉइंट बनता है नहीं बनता। रहेगी तो नजर दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी वैसे आज की ट्रेडिंग सेशन में, तो उस पर स्क्रीन खुलने के बाद कंटिन्यूस सेशन में फोकस रहेगा। निफ्टी बैंक एक बार स्क्रीन पे प्लीज दिखाइएगा। कल 1.25% से ज्यादा का दबाव वैसे इस पॉकेट ने भी झेला है दिन के लोज पे। ये खैर मार्केट का मूड ऐसे ही था, ब्रेथ भी हर टिक के साथ डिटोरेट होती चलेगी खैर क्लोजिंग के आसपास। क्या करना चाहिए, क्या वॉच आउट करूं इसमें? कल हम 10, 20 और 50 डे के नीचे बनते हैं, है ना। और अगला सपोर्ट है आपका 45,875, वो क्या है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बड़ा सपोर्ट क्या है आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 45,100 का। चार्ट बैंक निफ्टी का ये बता रहा है कि हम वापस टेस्ट करेंगे 200 डे मूविंग एवरेज, जहाँ पे हमने 3-4 बार सपोर्ट लिया है, और जहाँ पे हमने वो बात की थी कि एक डैम को अगर एक रिवर बार बार वो थपेड़े लगाती है तो इवेंचुअली वो बांध टूटने का रिस्क बनता है। तो खैर एनीवे, ये आपके लिए सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस आएगी 46,188 पर, कॉल राइटर का जोन है वो, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 46,362 20 डे में। बैंक निफ्टी में जैसे ही आपको दिखे कि ट्रबल आ रही है, शॉर्ट हो जाएं और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। और इंट्रा डे में अगर साइन दिखें शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट लेवल से, तो वो शॉर्ट कवरिंग की ट्रेड भी ले लें। लेकिन मतलब थोड़ा सा आज व्यू जो है ना, अपने आप को लाइट ही रखें, वैसी एक्सपायरी है तो मार्केट शायद आपको दोनों साइड की ट्रेड्स देगा। दोनों साइड से ट्रेड लाइट रखिएगा, खुलने दीजिए एक बार स्क्रीन को, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद मदद करने तो होंगे ही स्क्रीन पे। कोई भी समीकरण इंटरेस्टिंग बैठे होंगे तो उस पर और डिटेल में चर्चा हो जाएगी, कोई रणनीति बन जाएगी।